अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, हमने प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि बेंजोडाइज़ेपिन्स का जिक्र किया था। ठीक है, अब उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स रह गए थे, बाकी हमने कर लिया था। डिपेंडेंस तक हम कर चुके थे। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में अगर हम देखते हैं तो इसके वही वाले सीएनएस के ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं मोस्टली। उसमें हमारे पास ड्राउजीनेस आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है, और जो है एटेक्सिया हो जाता है। ठीक है, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ठीक है, और लिवर फेलियर के पेशेंट में हमने इसको कॉशियसली देना होता है। बस ये कुछ बातें हैं, बस इसको हाईलाइट कर लें बस। उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट। बच्चों, एक बात बता दूं, हम इसलिए भी बारबिटूरेट पे प्रेफर करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन को, क्योंकि बेंजोडाइज़ेपिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो इसका रिवर्सल हमारे पास मौजूद है। मतलब ऐसी ड्रग है जो इसके एक्शन को रिवर्स कर सकती है। मतलब इसका एंटागोनिस्ट मौजूद है हमारे पास, लेकिन बारबिटूरेट्स का कोई एंटागोनिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब उसकी ओवरडोज हो जाए, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो कोई हमारे पास चीज़ नहीं है जो उसको रिवर्स कर सके। हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन के जो है वो एंटागोनिस्ट मौजूद है। अगर इसके सिम्टम्स जो है वो किसी ने ओवरडोजिंग कर ली है तो आप सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए वो ऐसी ड्रग भी दे सकते हैं जो उसके रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट हो। तो ये आपका एंटागोनिस्ट अगर कोई आपसे पूछे, ये एमसीक्यूज़ में बहुत आता होता है, फ्लू मैजिनिल आता है। ठीक है, फ्लू मैजिनिल इसी गाबा रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया था, ये देखें, पॉइंट्स निकाल के लिखे हुए। गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बेंजोडाइज़ेपिन्स के एक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, उसके अलावा इसको हमने हमेशा आईवी फॉर्म में देना है। रैपिड ऑनसेट होता है इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, हाफ लाइफ इसकी जस्ट 1 आवर होती है, और हमने इसको फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि विड्रॉल करेंगे ना, मोस्ट प्रेसिपिटेट विड्रॉल इन डिपेंडेंट पेशेंट। जब अगर कुछ पेशेंट्स इस पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, अगर उनसे विड्रॉल करेंगे तो उसकी वजह से इसकी जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स भी अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। सीजर्स इसकी वजह से हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ मैं। उसके अलावा जो है ना, इसको उन्होंने कहा है कि टीसीएस के साथ नहीं देना, इसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं कि टीसीएस के साथ दिया। ये इसका ड्रग इंटरेक्शन है। उसके बाद ये कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स में डिजीनेस, वॉमिटिंग, नोज़िया, एजिटेशन, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉइंट अदर एंग्जियोलिटिक ड्रग्स। इसमें हम एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था SSRIs भी दे सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर हमने SSRI देने हैं तो अगर हम ड्यूरिंग फर्स्ट वीक जब देना शुरू करेंगे ना, तो फर्स्ट वीक में हमने SSRI वगैरह को अकेले भी, अलोन भी यूज़ कर सकते हैं और बेंजोडाइज़ेपिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर 4 to 6 वीक्स, ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन की डोज को कम करते जाना है, हमने टेपर करते जाना है। ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो SSRI जो है ना वो अकेले यूज़ भी किए जा सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आप बतानी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास है, हाँ ये रहा। अच्छा, ये था इसमें। उसके बाद बुस्पायरोन है। ठीक है, बुस्पायरोन का मैंने आपको बताना था, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बुस्पायरोन जो होता है ना बच्चों, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ब्यूप्रोपियन हम बहुत कंफ्यूज करते हैं विद बुस्पायरिनोन। ठीक है, ये याद रखना है, बुस्पायरिनोन जो है वो हम इस जो है वो एंग्जियोलिटिक के तौर पे देते हैं। ब्यूप्रोपियन जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट है। आगे आप ब्यूप्रोपियन पढ़ोगे, इसको कंफ्यूज नहीं करना है इसके साथ, मैं बहुत कंफ्यूज करती थी। और ये जो है ना जनरल एनजाइटी डिसऑर्डर होता है ना जो, उसके लिए क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए हम हमेशा देते हैं बुस्पायरिनोन। और इसका स्लो ऑनसेट होता है, और उसके अलावा एक्शन इसका ना आपकी बात याद होनी चाहिए, गाबा रिसेप्टर्स पे इसका एक्शन नहीं है। इसका एक्शन किस पे है? सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे है और D2 रिसेप्टर्स पे है। और उसके अलावा बच्चों दूसरों से डिफर कैसे कर रहा है, आपको पता है कि पिछली जो ड्रग हमने पढ़ी बेंजोडाइज़ेपिन, वो उसका एंटी कन्वल्सेंट एक्शन भी था, मसल रिलैक्सेंट एक्शन भी था, लेकिन इसके ये दोनों एक्शन नहीं है। बाकी 3 वही वाले हैं, लेकिन एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ की नहीं है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो कम है, हेडेक, डिजीनेस, नोज़िया, नर्वसनेस, इस तरह के हैं, लाइट हेडेडनेस। और उसके अलावा CNS डिप्रेशन ऑफ अल्कोहल को पोटेंशिएट नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये सेफ़र है प्रेगनेंसी में। बच्चों, ये बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में सेफ़र है, ये दी जा सकती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स में मैंने निमोनिक कहीं से देखा था, ये बूटे ने 1 सेकेंड में 5 आम फेंके, इस तरह करके ना, इसका याद करने का तरीका है बस। इसमें जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास, ब्यूटा बारबिटोल आती है, ठीक है, और सिको बारबिटोल आती है, पेंटा बारबिटोल, एमो बारबिटोल और फिनो बारबिटोल। इनमें पहली 4 जो हैं वो शॉर्ट एक्टिंग है, और जो लास्ट वाली है वो लॉन्ग एक्टिंग है। बच्चों, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने देखनी है, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना,
बच्चों में नहीं देना, एजड पर्सन में नहीं देना और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में नहीं देना, ठीक है। इसकी 4 इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होगी। उसके बाद ये कि इसको हमने क्यों जो है वो प्रेफर किया उसके ऊपर कि बेंजोडाइज़ेपिन के ऊपर हमने इसको क्यों प्रेफर किया। सबसे पहली बात तो ये यहाँ साइड पे लिखा हुआ है, क्योंकि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो बारबिटूरेट जो है वो टॉलरेंस इंड्यूस कर देती हैं, ठीक है। इनकी डोज़ अगर कंटिन्यूसली देते रहोगे तो उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, आपको डोज़ बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद ये कि इसकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस होती है, बंदा इस पर रिलाई करना शुरू हो जाता है, छोड़ेगा तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद इसकी डोज़ ज़रा सी ऊपर हो जाए तो लीथल हो सकती है, लीथल ओवरडोज। इसका कोई हमारे पास एंटागोनिस्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। ये ओवरडोज होगी तो बस हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कि इसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, तो इसलिए हम जो है ना प्रेफर नहीं करते बेंजोडाइज़ेपिन्स के ऊपर बारबिटूरेट को। अब बेंजोडाइज़ेपिन्स ने रिप्लेस कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि इसने एक तो ये कि इसकी डिप्रेस कर देता है आपके मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, उनकी जो एक्टिविटी है ना उनको कम कर देता है, डिप्रेस कर देता है। और उसके अलावा गैबा और ग्लाइसिन का इनहिबिटरी इफेक्ट है ना वो भी प्रोलॉन्ग कर देता है, ठीक है। ये 2 बातें इसमें नहीं लिखी हुई, तो ये बातें आप देख लेना। उसके बाद जो मेन बात है ना इसमें वो ये है कि इसने एक्ट उसी रिसेप्टर पे ही करना है जो आपका गाबा वाला रिसेप्टर है, लेकिन इन गाबा रिसेप्टर पे इसका एक्शन क्लोराइड चैनल पे है। पिछले ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया था, इसने ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। उसने क्या कहा था ना, बार बार खोल देता हूँ चैनल्स को बार बार खोल देता था, लेकिन ये वाले क्या करते हैं कि चैनल को बार बार नहीं खोलते, एक दफ़ा ही खोल के उसके जो ड्यूरेशन है ना खुलने का उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं। तो वो ड्यूरेशन की बात करें, क्लोराइड चैनल विल रिमेन ओपन फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। उसके बाद ये कि इसने ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देना है, ठीक है। गाबा ग्लाइसिन और ग्लूटामेट सबको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि इसका जो एक्शंस हैं वो उसमें बेसिक जो एक्शन है वो डिप्रेशन ऑफ CNS आ जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि लो डोजेस पे सिर्फ सिडेशन का आज करवाती है, लेकिन डोजेस जैसे हाई होती हैं हिप्नोसिस एनेस्थीसिया के तौर पे, मैंने आपको बताया था इसको एनेस्थीसिया के तौर पे भी दे सकते हैं, और इसकी वजह से बंदा कोमे में भी जा सकता है। अगर ओवर पेन थ्रेशोल्ड अगर यानी अगर ओवरडोज होगी तो कोमा में जाके उसकी बंदे की डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा डोंट रेज पेन थ्रेशोल्ड, बच्चों अगर ये आप दोगे ना इससे बंदे को नींद वगैरह तो आएगी लेकिन पेन रिलीफर नहीं आएगी, ठीक है। पेन का थ्रेशोल्ड ये ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है, पेन को कंट्रोल नहीं करता है। उसके लिए आपको एनर्जेसिक देने पड़ते हैं, इसकी कोई एनर्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए ये पेन के थ्रेशोल्ड को मेंटेन नहीं कर सकता। उसके बाद ये कि ये पेन को मज़ीद बढ़ा सकता है और ये इसकी वजह से टॉलरेंस भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या है कि इसमें जो है ना वो लेस हाइपॉक्सिक और कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, उसके बाद ये कि इसकी ओवरडोज जो है ना उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, थेरापीटिकली हम किस किस मकसद के लिए हम इसको दे सकते हैं। सबसे पहली मकसद तो हमारा ये है कि हम एनेस्थीसिया के तौर पे दे सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, थोड़ी सी देर के लिए आपको एनेस्थीसिया देना है तो उस मकसद के लिए हम IV फॉर्म में दे सकते हैं बारबिटूरेट एनेस्थीसिया इंड्यूस कराने के लिए, ठीक है, या किसी के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। दूसरा इसका एक्शन है एंटी कन्वल्सेंट एक्शन। एंटी कन्वल्सेंट एक्शन जो है वो फिनोबार्बिटॉल का वो ये कि वो कॉग्निटिव डिप्रेस्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही होती बच्चों में, ठीक है, या फिर जिनकी बड़ों में कॉग्निटिव परफॉर्मेंस डिप्रेस होती है, तो उन पेशेंट्स में जो है ना वो दी जा सकती है ये, ठीक है। अगर जो है ना इसको हमने यूज़ सीजर्स के लिए तब करना है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए कब देना है, जब और कोई थेरेपी एक्ट नहीं कर रही हो तो उस कंडीशन में देना है। नेक्स्ट सिडेटिव हिप्नोटिक के तौर पे एंजाइटी रिलीफ करने के लिए, नर्वस टेंशन के लिए, इंसोम्निया के लिए और रैम स्लीप को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा इसको हम कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, कैफीन, एस्पिरिन, इन सब के साथ ना इनके साथ भी दे सकते हैं। बाकी बच्चों नेक्स्ट पार्ट में मैं बताती हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी।